खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले जयपुर संभाग के साथ। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। राज्यसभा चुनाव के रण का कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल मतदान होना है। कमर कसकर तैयारियां राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज मॉक पोल के जरिए अपनी ताकत को परखा और 119 के लगभग आज मॉक पोल में पहले दौर में कांग्रेस की ओर से मतदाताओं ने मॉक पोल में भाग लिया। अगर इस मॉक पोल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बढ़त और विजयी होती नजर आ रही है दोनों सीटों पर, लेकिन कल मतदान होना है। सबकी नज़रें मतदान पर टिकी है। मतदान में कांग्रेस की ओर से सदे हुए नेताओं को अभिकर्ता बनाया गया है, तो वहीं आज मॉक पोल में हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निगाहें उन मतपत्रों पर रही जो उन्हें दिखाकर बैलेट बॉक्स में डले। राजस्थान की राजनीति का कल अहम दिन है। एक ऐसा विलक्षण चुनाव कल देखने को मिलेगा जिससे पहले शायद नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब राजस्थान के विधायक अपने लिए अलग अलग पैन उनका होगा जिसके ज़रिए वो राज्यसभा चुनाव में मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार जितने विधायकों ने आज अपना मॉक पोल में मतदान किया है, सब ने मुख्यमंत्री को मतपत्र दिखाया और सब ने हर तरह से ये मुख्यमंत्री को दिखाकर वोट डाला कि उन्होंने कोई भी त्रुटि नहीं की है। पैनी निगाह खुद मुख्यमंत्री की रही। सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत को मतपत्र दिखाकर बैलेट बॉक्स में डाला। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की अहम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल मैरियट से बसों के द्वारा विधानसभा पहुंचेंगे तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के सदस्य। संभव है कि मुख्यमंत्री भी बस के अंदर सवार होकर ही आए। राज्यसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक संदेश देने का काम करने वाले चुनाव होंगे। अशोक गहलोत अगर इस चुनाव में अपनी फिर सियासी जादूगरी दिखाते हैं तो वो इस बात को बताने में सफल रहेंगे कि कैसे तोड़फोड़ के प्रयास किए गए, खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए, लेकिन उनको असफल करके और कांग्रेस पार्टी ने विजय श्री राज्यसभा चुनाव में हासिल की है। तो ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं कहे जा सकते, बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक नई बिसात को जन्म देंगे, सियासत को जन्म देंगे। वहीं जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं होटल में ही बीजेपी की ओर से मॉक पोलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मॉक पोलिंग की। इस दौरान राजे ने राजेंद्र राठौर को अपना वोट दिखाया। आपको बता दें कि विधायकों को कल सुबह 7:30 बजे तैयार होने के निर्देश दिए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने अग्रेसिव हो क्यों रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। ये शांतिपूर्वक इलेक्शन अपन लड़ सकते हैं। 2 कैंडिडेट्स हमारी ओर से हैं, 2 कैंडिडेट्स उनकी तरफ से हैं। वोट सही तरीके से पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमारे वोट तो हमको पड़ने वाले हैं कम्प्लीटली। वो क्यों इतना अपसेट हो रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। He is blaming for horse trading. He is saying that BJP is trying for horse. तो मुझे लगता है कि उनको कुछ डर तो नहीं है कि अंदर से कोई प्रॉब्लम है क्या वो, क्योंकि अगर हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम तो ये बात नहीं कर रहे हैं ना। तो इशू की बात होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। आराम से इलेक्शन निकलेंगे हमारे वो एक कैंडिडेट की बात है, वो कैंडिडेट हम जिता के लाएंगे। Thank you. सुबह 8 बजे बसों में बैठकर विधायक विधानसभा के लिए रवाना होंगे, जहां वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान में होने वाले बाल अपराधों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिम्मेदारी संभालने के बाद से अब तक लगातार सक्रिय और गंभीरता का परिचय दे रही है। उसी का नतीजा है कि अब बाल अपराधों में कमी भी आ रही है। लेकिन जिस तरीके से त्रिपुरा की एक नाबालिग दिल्ली से होते हुए झुंझुनू 2 लाख रुपए की बाल तस्करी की शिकार होकर पहुंची, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के साथ ही
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए और सीडब्ल्यूसी के जरिए जांच कराने पर वह नाबालिग 15 साल की पाई गई। साथ ही उसके गर्भवती होने के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव की जानकारी आने के बाद में और अधिक गंभीरता दिखाई है। वहीं इसी बीच त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने के साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और त्रिपुरा बाल संरक्षण आयोग को राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के संपर्क में रहकर पूरी जानकारी लेने के जो निर्देश दिए गए, तो आज ऑनलाइन सभी की बैठक हुई है और अब इसमें आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की इस बात के लिए तारीफ की गई कि उन्होंने प्राथमिकता दिखाई और इससे बाल तस्करी के मामले का भंडाफोड़ किया है। कुल मिलाकर के अब जो एजेंसी है वो कोशिश कर रही है कि इस सब के पीछे कौन है, कहीं ये एक नाबालिग है या और भी किस तरह की नाबालिग है जिनकी बाल तस्करी करके यहाँ इस तरीके से लाया जा रहा है। जिस तरीके से संगीता बेनीवाल ने गंभीरता दिखाई है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले वक्त में जल्दी इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी नवीन जोशी। भीलवाड़ा शहर में आपराधिक घटनाओं की छोटी मोटी वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इस बीच आज भीलवाड़ा शहर में एक बड़ी वारदात तब हुई जब कांग्रेस के पूर्व पार्षद के ऊपर किसी व्यक्ति ने फायर कर दिया। 2 राउंड हुई फायरिंग की। इस वारदात के बाद में पट्टी पार के पश्चिमी क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोग पूर्व पार्षद महेंद्र घबरानी के घर के बाहर जमा हो गए। बाद में सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पहुंची और सबूत जुटाए। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद महेंद्र घबरानी पर रंजिश के चलते महेंद्र राव व महेश सिंह ने हमला किया है। अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि हमलावरों के हमले के पीछे क्या साजिश थी और क्या कारण था। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। शरारती युवकों को टोकना उदयपुर के टीटरडी ग्राम पंचायत के सचिव को पड़ा भारी। बदमाश युवकों ने टीटरडी ग्राम पंचायत सचिव की मारपीट, साथ ही चाकू से किया हमला। नौबत यहां तक आ गई कि बदमाश युवकों ने टीटरडी ग्राम पंचायत सचिव पर पिस्तौल तक तान दी। इसके बाद सबीना थाने पर पीड़ित सचिव ने मुकदमा दर्ज कराया है। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में आज मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार युवकों ने अभय सिंह नाम के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अभय सिंह अपने साथियों के साथ आज क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। इस दौरान चिराग जैन नाम के युवक अपने पालतू श्वानों के साथ वहां खड़ा होकर मवेशियों को डरा रहा था। इसी बात पर जब अभय ने उसको टोका तो दोनों में नोकझोंक हो गई। इसके बाद अभय ने इसकी शिकायत सबीना थाने में दी। रिपोर्ट देने के बाद जब वह शान थाने से अपने घर के लिए ओर निकला तो रास्ते में चिराग ने अपने कुछ साथियों के साथ अभय सिंह पर हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अभय सिंह का हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस घटना में घायल ग्राम पंचायत के सचिव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। इसके साथ ही पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर की नाल थाना पुलिस को आज महत्वपूर्ण सफलता मिली जब पंजाब से एक अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह को पकड़ा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नाल थाना अधिकारी विक्रम चारण ने जानकारी देते हुए बताया, हेड कांस्टेबल बाबूलाल यादव और रामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शुरुआती दौर में जो पूछताछ हुई है उसमें इन 3 आरोपियों ने 10 से अधिक वारदातों में संलिप्त होने की बात कही है। पुलिस अभी और पड़ताल कर रही है। एक ट्रोला भी जब्त किया गया है। तो वहीं बीकानेर में आज कोरोना के 6 पेशेंट मिले। अब तक बीकानेर में 152 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, तो वहीं 8 मरीजों की मौत भी हुई है। और अब रुका करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर चारण। कोटा शहर के केसरबाग निवासी 40 वर्षीय कोरोना संक्रमित की आज हुई मौत के साथ ही कोटा शहर में कोरोना से होने वाली मौतों का कुल आंकड़ा बढ़कर के 19 तक पहुंच गया है। लेकिन कोटा के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से कोटा में कोरोना के नए केवल 3 से 4 मामले ही आए हैं। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोटा में अब एक्टिव केसेस की तादाद केवल 30 तक सिमट कर रह गई है और उसमें से भी 8 मरीजों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसीलिए आज कोटा शहर के कई थाना इलाकों के चिन्हित इलाकों से कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी करके कोटा शहर के अनंतपुरा, विज्ञान नगर, दादाबाड़ी, गुमानपुरा, केथुनी पॉल और साथ में कोतवाली थाना इलाके के कई इलाकों से आज कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं कोरोना को लेकर के अधिकृत किए गए 2 छात्रावासों को भी आज रिलीज कर दिया गया है।
मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना ने इन पूरे हालातों को लेकर फर्स्ट इंडिया से आज एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने इस बात पर खासतौर पर संतोष का इजहार किया कि कोटा में अब केसेज तेजी से कम हो रहे हैं। सरदाना ने दावा किया कि फिलहाल हमारी 2000 टेस्ट रोज करने की क्षमता है, जो जल्दी बढ़कर के 3000 तक हो जाएगी। इस बीच आज कोटा में कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता भी प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना से मिलने के लिए पहुंचे। मोर्चा संयोजक राजेंद्र सांखला ने इस दौरान मांग की है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अब चूंकि हालात सुधर रहे हैं तो MBS के साथ ही अब न्यू मेडिकल कॉलेज में भी OPD शुरू करनी चाहिए। सांखला ने इस दौरान दावा किया कि पहले दोनों अस्पतालों में मिलाकर के 5000 के आसपास OPD हुआ करती थी, साथ में 125 एडमिट होते थे और 100 के आसपास ऑपरेशन होते थे, लेकिन कोरोना के चलते ये तादाद सिमट कर आधी रह गई है और इसके चलते सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब मरीजों को हो रहा है। आगे बढ़ने हैं। अलवर के नौगावा निवासी सुरेंद्र सिंह भी चीन बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में घायल हुए। सुरेंद्र सिंह के सिर में चोट आई और 12 टांके आए, साथ ही एक हाथ में भी फ्रैक्चर आया है। सुरेंद्र सिंह का इलाज लद्दाख के अस्पताल में चल रहा है। उनकी काफी समय से घर पर बात भी नहीं हो सकी थी, लेकिन घायल होने के बाद सेना के अधिकारियों द्वारा घायल जवान की बातचीत भी परिजनों से कराई गई। सुरेंद्र के पिता बेंत सिंह ने कहा कि अभी बेटे से बात होने के बाद उन्हें ठीक लग रहा है। सुरेंद्र ने बताया कि चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया, साथ ही वहां बर्फ और पानी था और निकलने तक का रास्ता नहीं था। चीन की झगड़ा में बहुत थोड़ी जख्मी हुआ। कल मेरे पास आज फोन हुआ है, बात हुई है, मैं बहुत जख्मी हो गया। वहाँ 10-12 घंटे तक वो सब बाद में आया। अब लद्दाख के पास कोई हॉस्पिटल में वहाँ इलाज चल रहा है, बहुत जख्मी ज़्यादा हुआ है। अब हम प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हम उसका बदला जरूर लेगा और उसका जो चीन का मासूम हम नहीं लेगा, फिर बंद कर रहा है। मालक ने बचा दिया, हम बच्चे को बचा दिया, ठीक ठाक बच कर आए सब। मालक ने बस हमको ये बढ़िया बचाव कर दिया। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, कुछ घायल भी हुए हैं। एक घायल अलवर के नौगावा के रहने वाले सुरेंद्र सिंह हैं, जो पिछले 2 साल से लद्दाख में ही तैनात थे और जनवरी में छुट्टी काटकर वापस लौटे थे। सबसे पहले परिजनों को तब पता लगा जब उनका ये फ़ोन आया कि वो ठीक ठाक हैं। उससे पहले आ रही अखबार और टीवी की खबरों से वो परेशान ज़रूर थे। सुरेंद्र सिंह की पत्नी गुरप्रीत सिंह जो है वो हमारे साथ हैं। आपको कैसे जो पहला फ़ोन आया वो क्या बताया और क्या चिंता आपको उससे पहले थी जो टीवी में खबरें आप देख रहे थे? इतनी बात हुई हमारी, भाई ठीक ठाक हैं, बाकी और कुछ नहीं बोला। फिर जैसे हम घर में परेशान थे तो बस इतना ही बात बोले, परेशान मत हो, रो मत, और हम ठीक ठाक हैं। हाँ जी। इससे पहले कब बात हुई थी और क्या कहा था? पिछले मंगलवार को हुई थी, बस यही बात हुई थी। वहाँ नेटवर्क कम आता है और बात होती होती भी कट जाती है, कई बार इधर से नहीं समझ आता, कई बार उधर से नहीं आता। यही बोला भी हम चीन और हमारे जो हैं रेजिमेंट के बंदे हम आमने सामने हैं जमाई। हाँ जी, बस इतनी बात हुई थी। बॉर्डर पे जब पिछली बार बात हुई थी बता रहे थे कि हम आमने सामने बैठे हैं, बाकी शांति थी। हाँ जी, हाँ जी, जब मतलब ऐसा लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, उसके बाद मतलब ये तो हमको भी नहीं पता चला, सोमवार को 15 तारीख को मतलब शाम को लड़ाई होगी, जब भी हमको कोई पता नहीं था। हाँ, टेंशन में हम थे, भी फ़ोन नहीं आ रहा है, बात नहीं हो पा रही है। बाकी जो हमारे मतलब है जो यूनिट के बंदे हैं, जैसे उनकी वाइफ हैं, हम उनसे कॉल करके मतलब बात कर लेते हैं, भी ठीक ठाक है। बाकी वो भी बता रहे हैं भी हमारी बात भी नहीं हो रही है। बस इतनी बात हुई थी। हाँ जी। उनके पिता से भी उनकी बात हुई, बताया कि बर्फ़ थी और वहाँ झगड़ा हुआ, बड़ा धोखे से हमला हुआ, नहीं तो ऐसे हमारे साथ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, बस यही बता रहे हैं हमको। तो पापा जी से पता चला, वो भी उनको मेरे बाद उनको फ़ोन लगाया, बोला उसको मत बताना भाई, आप एक आधा उसके पास चले जाओ, वो टेंशन ले लेती है भाई, पहुँच जाओ एक आधा जना, और उसको इतना मत बताना भी उसके लग गई है। हाँ जी, बस यही बात हुई। फिर पापा जी ने भी मेरे को कुछ नहीं बताया, बोला ठीक ठाक है, भी परमात्मा हमारा वाहिगुरु हमको रख गया है, तू शुक्र मना और रो मत। मेरे को उन्होंने इतना ही जवाब दिया, बोला रो मत, अब ठीक ठाक है, भी हमारा जो है हमको मिल गया। बस यही बात हुई मेरे सास ससुर दोनों से। हाँ जी। क्या आप सब लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि देश के सैनिक पर सब लोग गर्व करते हैं, आपके पति पे भी सबको गर्व है कि वो लड़े? देश से तो हम भैया क्या कह सकते हैं, बस हम तो इतना ही कहते हैं भाई, जो शहीद होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करें, और जो ड्यूटी दे रहे हैं उनकी भी देश रिस्पेक्ट करे। बस यही हम देश से चाहते हैं और कुछ नहीं।
सैनिक के परिजन बस सम्मान चाहते हैं। कहते हैं कि जो लोग शहीद हो गए या जो लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर पर हैं, उनका लोग सम्मान करें, माने कि हाँ वो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के सिर और हाथ में चोट की सूचना है। पिता को जो बात बताई गई उसमें सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हम पर धोखे से हमला हुआ, निकलने का रास्ता नहीं था। सब लोग एक रास्ते से 1 या 2 लोग ही निकल सकते थे, बर्फ़ और पानी था, इसलिए हमें ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।